सोचिए, भारत में एक ऐसा प्रदेश है जो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि राजनीति की हवा का रुख तय करता है। जी हां, आज हम उत्तर प्रदेश की उन्हीं गहराइयों को समझने वाले हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं, खासकर उन सभी के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में एक कहावत दशकों से गूंज रही है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। लेकिन इसका असली मतलब है क्या? यह सिर्फ एक कहने की बात है या इसके पीछे कोई बहुत ठोस वजह है? चलिए, आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल का जवाब ढूंढेगी। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए हम एक सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि इस प्रदेश की नींव कैसे पड़ी, इसकी मिलीजुली संस्कृति इसके चिन्हों में कैसे दिखती है, इसका विशाल आकार और राजनीतिक ताकत इसे किंग मेकर कैसे बनाती है, और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स भी जानेंगे। तो जो हमने वो कहावत सुनी, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश भारत का पॉलिटिकल एपिसेंटर क्यों है। ये वो राज्य है जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे देश की किस्मत को एक नया मोड़ दे सकता है, और इस ताकत की जड़ें इसके इतिहास में बहुत गहरी हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश हमेशा से वैसा नहीं था जैसा आज हम उसे जानते हैं। इसका जो मौजूदा स्वरूप है वो 4 बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखों की कहानी है। ये तारीखें हमें बताती हैं कि कैसे एक प्रांत ने अपना नाम बदला, अपनी सीमाएं बदलीं और अपनी पहचान बनाई। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो ये सफ़र शुरू होता है 1935 में, जब लखनऊ को पूरी तरह से राजधानी बना दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 24 जनवरी 1950, जब यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और यही वो दिन है जिसे आज हम स्थापना दिवस के तौर पर मनाते हैं। इसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने इसकी सीमाओं को ठीक से तय किया, और आखिर में 9 नवंबर 2000 को इसका भूगोल फिर बदला, जब 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया। तो इतिहास और भूगोल, इन दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश को एक बड़ी ही अनोखी पहचान दी है। एक ऐसी पहचान जो इसकी मिलीजुली संस्कृति में बसती है। और इस संस्कृति की आत्मा को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसके प्रतीकों को देखना, क्योंकि ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये तो पूरे प्रदेश की कहानी सुनाते हैं। और इन सब में एक प्रतीक है जो सबसे गहरी और दिलचस्प कहानी कहता है, राजकीय चिन्ह। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस एक चिन्ह में ऐसी कौन सी कहानी छिपी है जो पूरे प्रदेश का निचोड़ बता देती है। जरा इस चिन्ह को गौर से देखिए। इसमें आपको 2 अलग-अलग दुनियाएं एक साथ नजर आएंगी। एक तरफ हैं 2 मछलियां जो अवध के मुस्लिम नवाबों की शाही मोहर का हिस्सा थीं, और दूसरी तरफ है धनुष और बाण जो सीधे सीधे अयोध्या के हिंदू देवता भगवान राम की शक्ति और उनके आदर्शों से जुड़ा है। तो ये जो मेल है, ये सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है, ये गंगा जमुनी तहजीब की जीती जागती मिसाल है। ये वो खूबसूरत शब्द है जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के सदियों पुराने मेलजोल को बताता है। राजकीय चिन्ह इस बात का सबसे सटीक सबूत है कि कैसे 2 अलग अलग धाराएं मिलकर एक नई और भी ज्यादा समृद्ध पहचान बनाती हैं। अब सोचिए, इतनी मिलीजुली संस्कृति और इतना बड़ा प्रदेश, इसे चलाना कोई आसान काम तो नहीं होगा। अब हम उत्तर प्रदेश के विशाल भौगोलिक और प्रशासनिक पैमाने को समझेंगे जो इसे भारत का एक जायंट बनाता है। अगर हम एरिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ये देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% हिस्सा घेरता है। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका मतलब है कि भारत की जमीन का लगभग हर 14वां हिस्सा यूपी में है। और हाँ, ये 7.33% का आंकड़ा याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। और हाँ, इतने बड़े इलाके को चलाने के लिए एक जबरदस्त सिस्टम भी तो चाहिए। पूरे राज्य को 18 मंडलों, 75 जिलों और 351 तहसीलों में बांटा गया है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो ढांचा है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर रोज असर डालता है, और ये दिखाता है कि इतने बड़े राज्य को चलाना कितना जटिल काम है। और यही विशाल आकार, यही आबादी राज्य को देती है एक ऐसी राजनीतिक ताकत जो किसी और के पास है ही नहीं। तो चलिए अब उन आंकड़ों को देखते हैं जो उत्तर प्रदेश को भारतीय राजनीति का असली किंग मेकर बनाते हैं। और ये रहा वो नंबर जो सारा खेल बदल देता है, 80। उत्तर प्रदेश अकेले लोकसभा में 80 सांसद भेजता है, भारत के किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा। इसका मतलब साफ है, दिल्ली में सरकार कौन बनाएगा, इसका रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। जो यहां जीतता है, केंद्र की सत्ता पर उसकी पकड़ सबसे मजबूत हो जाती है।
राज्य के अंदर भी पावर का एक बड़ा दिलचस्प स्ट्रक्चर है। यहाँ की विधायिका द्विसदनात्मक है, मतलब 2 सदन है। एक है विधानसभा, निचला सदन, जिसमें 403 सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। यही सदन सरकार बनाती है और गिराती है। और दूसरा है विधान परिषद। इसे आप एक तरह से बुद्धिजीवियों का सदन कह सकते हैं। इसमें 100 सदस्य होते हैं और ये कभी भंग नहीं होती, जो नीतियों में एक तरह की स्थिरता और गहराई लाती। तो अब तक हमने यूपी की बड़ी तस्वीर तो देख ली। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसे जरूरी और दिलचस्प फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो परीक्षाओं के लिहाज से बहुत काम के हैं। पता है, उत्तर प्रदेश ने देश को लीडरशिप के मामले में कई पहले चेहरे दिए हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी दोनों ही यूपी से थीं। ये दिखाता है कि जब देश में महिला नेतृत्व की बात आई तो उत्तर प्रदेश ने ही रास्ता दिखाया। अच्छा, अब आते हैं यूपी के एक ऐसे जिले पर जिसकी ज्योग्राफी इतनी कमाल की है कि ये जीके के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल बन जाता है। इस जिले का नाम है सोनभद्र। जी हां, सोनभद्र यूपी का ये अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 राज्यों से लगती हैं: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसकी ये अनोखी लोकेशन इसे न सिर्फ व्यापार और संस्कृति का एक चौराहा बनाती है, बल्कि सामरिक नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। तो ये था उत्तर प्रदेश का सफर, अपनी अनोखी गंगा जमुनी तहजीब से लेकर 80 लोकसभा सीटों की जबरदस्त राजनीतिक ताकत तक। हमने देखा कि कैसे इसका आकार और इसका इतिहास इसे भारत के सबसे अहम राज्यों में से एक बनाता है। लेकिन अंत में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या 80 सीटों के लिए होने वाला ये राजनीतिक संघर्ष राज्य की कला, संगीत और साहित्य की उस गहरी सांस्कृतिक विरासत को